वाशिंगटन में ईरान की सूरत-ए-हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर-सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक हुए। इजलास में आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक नई सूरत-ए-हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर बात की गई। इजलास में सदर ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात भी की। इजलास में मशरक़ वस्ता गौर व फिक्र किया गया। इजलास में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ, वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सोजी वॉयल्स की भी शिरकत है। अमरीकी सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रिटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डीन कैन भी मौजूद थे। अहम अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। वाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी जारी है, तहम अमरीका ईरान को आबना हुर्मुज़ के मामले पर ब्लैकमेल नहीं करने देगा। वाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं, ईरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान 47 साल से कत्लो गारत गरी कर रहा है, मालूम नहीं था इसका मुकाबला करने के लिए 47 साल तक इंतज़ार क्यों किया। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान एक भोंडा और जाहिलाना फ़ैसला है। दूसरे ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। ख़बरदार किया कि अमरीकी माइन स्वीपर अपनी पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। कहा कि जंग में दुश्मन के 170 से ज़ायद ड्रोन निशाना बनाए हैं। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया है, जो गैर मामूली बात है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मज़ीद कहा कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन ये बात ज़रूर समझ गया होगा। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियाँ तबाह करने की सलाहियत रखता है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद रज़ा ने कहा कि जंग दोबारा मुसल्लत हुई तो इस माह तैयार करदा मिज़ाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिज़ाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। एक इंटरव्यू में जनरल मोहम्मद रज़ा ने कहा कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी भी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया, उन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। ईरान को अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हो गई है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक कर दी है। कहा है कि पाकिस्तान की हालिया सालसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई है। ईरान इन तजावीज़ पर गौर भी कर रहा है। अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बयान में कहा गया है कि जब तक अमेरिका अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं लाता, मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेगा। अगर दुश्मन नाकाबंदी की कोशिश करेगा तो उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबना हुर्मुज़ से सिर्फ तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। फ़ौजी जहाज़ों या मुखालिफ ममालिक के गैर तिजारती जहाज़ों को दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। हर जहाज़ के लिए ईरानी इजाज़त और रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। सिक्योरिटी और खदमात के बदले फ़ीस अदा करना होगी। जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलने की पाबंदी भी करना होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला है। अमेरिका की साबिक नायब सदर कमला हैरिस का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए हैं जिसमें अमेरिकी अवाम को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी।
سابق امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ امریکی عوامی خواہشات کے خلاف ہے۔ امریکی ناکہ بندی پر ایران نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے اعلان کے 24 گھنٹے بعد ہی دوبارہ بندش کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گئی ہے۔ اس کا مکمل کنٹرول ایرانی مسلح افواج کے پاس ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے بھارت کے تیل بردار 2 بحری جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس دوران جہازوں پر فائرنگ بھی کی گئی۔ بھارتی بحری جہازوں میں 20 لاکھ بیرل عراقی تیل لدا ہوا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے شمال مشرق میں 20 نوٹیکل میل دور ایک واقعے کی رپورٹ ملی ہے۔ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس ٹینکر کی جانب آئی ہے۔ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے ٹینکر پر فائرنگ کی۔ ٹینکر اور عملہ محفوظ ہے۔ آبنہ ہرمز عبور کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 2 تجارتی جہازوں پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا اس وقت تک آبنہ ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 23 جہاز واپس موڑے گئے ہیں۔ ایکس پر پوسٹ میں سینٹ کام نے کہا کہ امریکی فورسز کی جانب سے 13 اپریل کو شروع ہونے والی ناکہ بندی اب بھی نافذ العمل ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز کو عارضی طور پر کھولنے کے دوران تیل اور گیس کے کم از کم 8 ٹینکرز اہم آبی گزرگاہ سے گزرے تھے۔ ٹریکنگ پلیٹ فارم میرین ٹریفک نے بھی بتایا کہ کچھ مزید خام تیل کے ٹینکرز بھی آبنہ ہرمز کے اندر ایران کے لارک جزیرے کے قریب موجود تھے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا نے کہا ہے کہ ایران آبنہ ہرمز کے انتظام پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور اپنے حقوق مذاکرات کی میز پر یا میدان جنگ میں حاصل کرے گا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کو مسترد کرتے ہیں اور انہیں بیان بازی جھوٹ اور وہم قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رضا عارف نے زور دیا کہ ایران بیرونی دباؤ کے باوجود آبنہ ہرمز اپنی خود مختاری کو نافذ کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ لکھا امریکی فوج نے کھلے سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آبنہ ہرمز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایت دے۔ روس نے ایران کو افزودہ یورینیم ہٹانے میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ سربراہ روسی جوہری توانائی کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی جوہری کارپوریشن ایران سے افزودہ یورینیم ہٹانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ روس واحد ملک ہے جس کا ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ ہے۔ سربراہ روسی جوہری توانائی کارپوریشن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ روس اس بات پر غور کر رہا ہے کہ وہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اپنی متوازن حکمت عملی اور امریکہ ایران جنگ میں کامیاب ثالثی سے عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جبکہ بھارت کی غیر واضح خارجہ پالیسی سخت تنقید کی زد میں ہے۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر بھارت کی غیر واضح خارجہ پالیسی سخت تنقید کی زد میں ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی ہے۔ مودی نے امریکی صدر ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام کی بات کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی مداخلت کے بجائے رابطے اور یقین دہانی تک محدود رہا۔
پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اپنی متوازن حکمت عملی اور امریکہ ایران جنگ میں کامیاب ثالثی سے عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جبکہ بھارت کی غیر واضح خارجہ پالیسی سخت تنقید کی زد میں ہے۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر بھارت کی غیر واضح خارجہ پالیسی سخت تنقید کی زد میں ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی ہے۔ مودی نے امریکی صدر ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام کی بات کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی مداخلت کے بجائے رابطے اور یقین دہانی تک ہی محدود رہا۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 7 فلسطینی شہید اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے 773 افراد شہید اور 2171 زخمی ہو چکے ہیں۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے اب تک 761 لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 72,549 ہو گئی، جبکہ 1,72,274 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 7 فلسطینی شہید اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے 773 افراد شہید اور 2171 زخمی ہو چکے ہیں۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے اب تک 761 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 72,549 ہو گئی ہے، جبکہ 1,72,274 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نام نہاد صومالی لینڈ میں اسرائیلی سفارتی نمائندے کی تعیناتی کی شدید مذمت۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، کویت اور انڈونیشیا سمیت 12 ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاض سے جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اقدام صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزراء خارجہ نے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے ریاستوں کی خود مختاری کے احترام پر زور بھی دیا ہے۔ صومالیہ کی وحدت اور قانونی ریاستی اداروں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام فریقی یونین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بھی ہے۔ ایسے اقدامات خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مری اور کوٹلی ستیاں کو جدید سیاحتی مرکز بنانے کے لیے متعدد بڑے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کے آغاز کے لیے 1 ماہ کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ اجلاس میں پنجاب کے پہلے اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی گئی، جو کوٹلی ستیا میں تعمیر کیا جائے گا، جبکہ مری میں لینڈ سلائیڈنگ جیسے اہم مسئلے سے نبٹنے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی اور دیگر متاثرہ علاقوں میں بحالی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں مری میں 3 نئے ہاسپٹیلٹی زونز کے قیام کی منظوری، جہاں عالمی معیار کے 5 سٹار ہوٹلز تعمیر کیے جائیں گے۔ مری بحالی پروجیکٹ کے لیے ماہرین کی ٹیم تشکیل دینے اور تفریحی سہولیات میں اضافے کے لیے نئے پارکس، زولوجیکل گارڈن، ایکو زون اور جدید کانفرنس رومز کے قیام کی منظوری دی گئی، جبکہ چیو ڈاہل میں گلمپنگ پوڈ ولیج اور پیراگلائیڈنگ کلب بھی قائم کیے جائیں گے۔
इजलास में पंजाब के पहले फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट के क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई, जो सरकारी इमारतों की देखभाल और इंतजाम को बेहतर बनाएगा। जिला मरी में पानी की फ्राहमी के लिए दरिया झेलम से ब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की न्यू कराची के इलाके में कार्रवाई। बत्ताखोरी में मुलव्वस समत काठियावाड़ी गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में हमाद पटनी, शहजाद पटनी और साद शामिल हैं। मुलजिमान भत्ता लेने के लिए मुख्तलिफ अकाउंट्स भी फ्राहम करते और रकम निकाल कर गिरोह के दीगर कारिंदों तक पहुँचाते थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान बत्ताखोर समत काठियावाड़ी और उसामा बिन जमील की हिदायत पर काम करते थे, जो बदनामे ज़माना वसीउल्लाह लाखू गैंग से मुंसलिक है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मसीही बरादरी की तकरीबात के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने आरपीओज, डीपीओज और सीनियर अफसरान को गिरजाघरों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी है। अफसरान को खुद सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने का हुक्म दिया गया है, जबकि हसास गिरजाघरों पर इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जा रहे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड, पीआरयू और एलीट फोर्स को गिरजाघरों के इतराफ मौसर पेट्रोलिंग की हिदायत दी गई है और तमाम एहलकारों को हाई अलर्ट रहते हुए शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया गया है। गिरजाघरों, मसीही आबादियों और हसास मकामात के गिर्द सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी जारी है, जबकि उलमा कराम, मसीही बरादरी और अमन कम्युनिटी से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने की अपील की गई है। पंजाब भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल इंसदादे पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 8,660 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 8,300 मुकदमात भी दर्ज किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कार्रवाइयों के दौरान 4,53,000 से जायद पतंगे और तकरीबन 13,000 डोर चरखियां बरामद की गईं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी सख्त एक्शन देखने में आया, जहां 3810 अफराद को गिरफ्तार और 3663 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 1 लाख से जायद पतंगे कब्जे में ली गईं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि सूबे में कहीं भी पतंगबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि धाती डोर और ऑनलाइन कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को इस खतरनाक खेल से दूर रखें, जबकि शहरियों से कहा गया है कि किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला फौरी तौर पर 15 पर दें। जैकबाबाद का रुख करते हैं, जहां डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। शहरियों का मुतालबा है कि डीजल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। जी जाहिद खरल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो हुकूमत की जानब से डीजल की कीमतों में 32 रुपये 12 पैसे कमी होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट में किराए में कमी ना हो सकी। हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर साथ आए, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी आप ये बताएं तो डीजल की कीमतों में कमी हुई है और किरायों में कितनी कमी हुई है? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, ये बात तो गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी है जो इतनी 32 रुपये और 12 पैसे कम किया है, पर बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। हम बहुत खुश हैं। हम इसी में खुश और हो जाएंगे तो गवर्नमेंट एक्शन ले, जो किराए पास लेते हैं गाड़ियों वाले, उन्हों से तो कम कराया जाए ना। वो तो वही किराया लेते हैं, वही पैसेंजर परेशान है। जैसे डीजल कम किया है तो उन्हों पे एक्शन उठा, वो किराए कम करें, जैसे और गरीबों को बहुत खुशी हो जाएगी। हम बहुत गवर्नमेंट से बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे और अच्छे काम करें तो आवाम बहुत खुश हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी। जैसे कि आपने मुसाफिर के पास उनका यही कहना है कि डीजल की कीमतों में कमी की गई है, मगर ट्रांसपोर्ट में कीमतों में कमी ना होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आला हुकाम को चाहिए कि फ़ौरन नोटिस लेकर किरायों में भी कीमत में कमी की जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद खरल तफसीलात बताने के लिए। टंडोलायार में भी डीजल के नरखों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स के किराए कम करने पर आमादा नहीं हुए। इंतजामिया ने मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 तारिक हमीद अब्बासी से। जी तारिक हमीद अब्बासी, बताइएगा। जी वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो है कि 2 बार जो है कि डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, मगर वो कमी जो है कि आवाम तक महदूद नहीं होती हुई दिखाई देती है। आज भी आवाम जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टरों के हाथों जो है कि किराए में पिसती हुई दिखाई देती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से कोई भी किरायों में कमी नहीं की गई है। जो किराए
टंडोल यार्ड से हैदराबाद का किराया जो लिया जा रहा था 200 से 250 रुपये, वो इस वक्त भी वसूल किया जा रहा है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 बार जो है कि डीजलों की कमी की गई है। एक बार जो है कि 134 रुपये, गुज़िश्ता रात जो है कि 32 रुपये डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, मगर ये सहूलत जो है कि ये रिलीफ जो है कि आम आदमी को अभी तक मौसर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आम शहरी जो है कि शदीद परेशान होता हुआ दिखाई देता है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब, आप बताओ कि जो कि डीजल कम हुआ, क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक दफ़ा डीजल का रेट चढ़ा तो हर चीज़ के जो है ना रेटों में और किरायों में हर चीज़ में इजाफा हुआ। अभी 2 दफ़ा डीजल का रेट कम हुआ है, रेटों में कोई कमी, किराए में कोई कमी नहीं, हर चीज़ में कोई कमी नहीं। हमारा ज़िले इंतज़ामिया से डीसी साहब से ये गुजारिश है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और गरीब आवाम को जो इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। जी, अपने शहरी की बात सुनिए। शहरियों का यही कहना था कि जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से एकदम किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। जब डीजलों की कीमतों में कमी आती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए में कोई कमी नहीं की जाती, जिसकी वजह से आम आदमी जो है कि शदीद परेशान होता हुआ दिखाई देता है। इनका यही कहना था कि इस वक्त टंडोल यार्ड से हैदराबाद का सफ़र करना भी जो है कि बहुत महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी शदीद मुतासिर होता हुआ दिखाई देता है। टंडोल यार्ड से कराची जाने वाले भी परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। टंडोल यार्ड से कराची का किराया जो है कि इस वक्त 1300 से 1400 रुपये फी बंदा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरी ने मुतालबा ये किया है वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और ज़िले इंतज़ामिया से अपील की गई, लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जो है कि कोई कार्रवाई की जाए, किरायों में कमी की जाए, जिससे गरीब आदमी बआसानी अपना सफ़र को कर सके। बहुत शुक्रिया तारिक हमीद अब्बासी तफसीलात बताने के लिए। खैरपुर के अवाम ने भी डीजल की कीमत में कमी के बाद बसों के किराए में कमी का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अली अरसलान फिलपोटो से। जी अली अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद यहाँ पे खैरपुर के शहरी जो है वो काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। खैरपुर के शहरियों का कहना है कि डीजल की कीमतों में कमी के बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर की किराए में भी कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमारे साथ खैरपुर के शहरी मौजूद हैं। भाईजान, क्या कहने हैं? सही, अभी डीजल बहुत कम हुआ है, अभी हमें रिलीफ कुछ मिलेगा, आवाम को और भी कम होगा और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की मेहरबानी, थोड़ी और रिलीफ मिले हमें। डीजल सैलत तो आई डीजल असां मेहरबानी वज़ीर आज़म के असां अपील था कयूं था अञा घटि करे, तव्हांजी मेहरबानी साईं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे जो शहरी मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पे डीजल की कमी के बाद हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर के किराए में भी यहाँ पे जो कमी कराई जाए ताकि आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया अली अरसलान। मुल्तान के एतवार बाज़ार में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आ गई, मगर बाज़ारों में ख़रीदारी न होने के बराबर है। टमाटर की कीमत 100 रुपये से कम होकर 60 रुपये, जबकि प्याज की कीमत 60 रुपये से कम होकर 40 रुपये पर आ गई। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक से। जी जुनैद मलिक, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में कमी तो आ गई है, मगर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो वहीं पे खड़ी हैं। सिर्फ सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी कमी देखने में आ रही है। टमाटर जो 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था वो अब तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त ये इस मार्केट में किया जा रहा है। इसी तरीके से दीगर जो चीज़ें हैं उसकी कीमतों में भी कमी आई है। प्याज जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो, वो भी उसमें भी कमी आई है, क्योंकि जब हमारी दुकानदारों से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि क्योंकि सब्ज़ी जो है वो अब लोकली जो प्रोडक्शन होती है वो यहाँ पर आ रही है, इसलिए इसकी कीमतें जो है वो कम है। अगर चीनी की कीमत की बात की जाए तो 150 रुपये फ़ी किलो इधर मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी जो कंट्रोल है उसमें की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कीमतों को इसी तरीके से ही जो उनका तयन है किया जाता है उसी तरीके से ही इनको जारी रखा जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिलता रहे। जबकि बाज़ार जो है वो आज वीरान बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, चाहे कीमतें कम भी हैं मगर ख़रीदार इन बाज़ारों में अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतें गुज़श्ता दिनों में कीमतें बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे, मगर अब कीमतें कम होने के बावजूद भी इन बाज़ारों में ख़रीदारी ना होने के बिल्कुल बराबर है। जी, जुनैद मलिक तफसीलात बताने के लिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हुई। सवात, करक, मालकंड, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश, गलियात और वादी नारान में बर्फ़बारी से मौसम सर्द हो गया।
وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ سے مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام پر بند ہو گئی، سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کئی مسافروں کو مقامی آبادی میں رہائش فراہم کی گئی ہے۔ بلوچستان کی وادی زیارت کے بالائی علاقوں میں توبہ چگزئی اور توبہ کاکڑی میں بھی بارش ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کوہستان لاچی نالہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہلکے سرمائی بادلوں نے جڑواں شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز 1 احمد نواز سے۔ جی احمد نواز، بتائیے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ہلکے ہلکے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی چلنے کا بھی امکان ہے اور بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں جو بالائی علاقے ہیں، وہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں صوبہ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ملک کے جو دیگر میدانی علاقے ہیں وہاں پر موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے انہوں نے بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ملک کے بالائی علاقے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد، آزاد کشمیر، گوجرانوالہ ڈویژن اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی